हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका, आपकी जूलॉजी फैकल्टी, और लेकर के आई हूँ मानव कार्की का अगला अध्याय और आखिरी अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बायोलॉजी नीट हिंदी पॉडकास्ट सीरीज में बेटा ये अपना मानव कार्की का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम अगले भाग में चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से मेरी छोटी सी बात मानिए, अपने ईयरफोन्स को जल्दी से लगाइए, आंखों को बंद करिए और नोट्स और एनसीईआरटी को इमेजिन करना स्टार्ट करिए। मेरे लिरिक्स पर ध्यान दीजिए। मेरे लिरिक्स आपकी एनसीईआरटी की कही हुई बातों को ही दोहराएंगे। शुरू करते हैं। जैसे हम बात करते हैं बेटा रासायनिक समन्वय की, यहाँ पर हम जिस रसायन की बात करें हम उन रसायनों का नाम है हॉर्मोन्स, ठीक है। इस अध्याय में बेटा हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। क्या होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो हार्मोन का निर्माण या संश्लेषण करके उनको स्रावित करती हैं रक्त में, और रक्त की मदद से बेटा वो आपके शरीर में जहाँ कहीं भी उन हार्मोन के ग्राही उपस्थित होंगे या उन हार्मोन के लक्ष्य अंग या लक्ष्य ऊतक उपस्थित होंगे, वहाँ जाकर के काम करेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो अपने स्रावन को रक्त में भेजती हैं और रक्त के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुँचाती हैं। इन ग्रंथियों से होने वाले स्रावन को बेटा हम हार्मोन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स बेटा ऐसे रसायन हैं जिनकी कोई भी पोषक वैल्यू या उनमें कोई भी पोषण गुण नहीं होता है। इनसे हमें किसी भी तरीके का पोषण नहीं मिलता, लेकिन ये कोशिकाओं के बीच में एक दूत का, मैसेंजर का, मैसेज को लाने ले जाने का काम करती हैं। और ये बहुत ही थोड़ी मात्रा में बेटा आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। तो तीन चीज़ें से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कि ये आपके एक अपोषक तत्व होते हैं, इनसे किसी भी तरीके का पोषण नहीं मिलता। दूसरा बेटा ये कोशिकाओं के मध्य एक दूत का काम करती हैं। और तीसरा बेटा ये बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होती हैं, लेकिन इनकी इस कम मात्रा से भी थोड़ा सा बढ़ना और थोड़ा सा भी कम हो जाना बेटा कई बड़े बड़े रोगों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हॉर्मोन्स बेटा उनके रासायनिक प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हो गए बेटा आपके प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड हॉर्मोन्स, ठीक है, जिसमें बेटा आते हैं आपके अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सभी हॉर्मोन्स, ठीक है। आपका थाइमोसिन हो गया, आपका इंसुलिन हो गया, आपका ग्लूकेगॉन हो गया, आपका ये सारे हॉर्मोन्स जो हैं बेटा, ये सारे के सारे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। दूसरे हो गए बेटा आपके स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मतलब वसा व्युत्पन्न। तो वसा व्युत्पन्न में आ जाते हैं बेटा आपके लैंगिक हार्मोन, जैसे कि या जननांग से निकलने वाले हार्मोन, जैसे कि हो गए बेटा आपके ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। इसके अलावा बेटा आपके जो स्टेरॉइड, आपके जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, जो अधिवृक्क ग्रंथि के वलकुट भाग से निकलते हैं, ये भी आपके स्टेरॉइड्स यानी कि वसा व्युत्पन्न हार्मोन्स होते हैं। तीसरे होते हैं आपके आइडो डेरिवेटिव्स या आयोडीन डेरिवेटिव्स। तो आयोडीन से बनने वाले आपके हॉर्मोन्स हैं थायरॉक्सिन, मतलब T3 और T4, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। फिर आते हैं बेटा आपके अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन। अमीनो अम्ल से कौन से हार्मोन बनते हैं? तो एपिनेफ्रीन हो गया आपका, नॉर एपिनेफ्रीन हो गया, जिनको हम एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के नाम से जानते हैं। दोनों को मिलाकर के हम कैटेकोलामीन्स के नाम से जानते हैं। टायरोसिन हो गया बेटा, ये सारे आपके टायरोसिन अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न होने वाले हार्मोन हैं। इसी तरीके से आपका मेलेटोनिन हो गया, जो कि ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो अम्ल से निकलने वाला या बनने वाला हार्मोन है। अब हार्मोन कार्य कैसे करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन के कार्य करने की क्रिया क्या होती है? तो ये जो बेटा हार्मोन जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हुए हैं, ये बेटा रक्त में जाते हैं, और रक्त जब आपके पूरे शरीर में परिसंचरित होता है तो उसी परिसंचरण के साथ ये हार्मोन भी घूमते हैं, और शरीर के जिस भी अंग या ऊतक में इसके ग्राही यानी कि रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं, वहां जाकर के अपनी ग्राही से जुड़ते हैं, हार्मोन ग्राही सम्मिश्र यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और फिर बेटा ये अपना काम करवाते हैं। अब इन हार्मोन के ग्राही कहाँ पर उपस्थित होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन बनता है आपका। तो हार्मोन ग्राही डिपेंड करते हैं हार्मोन की रासायनिक प्रकृति पर। यदि कोई हार्मोन बेटा प्रोटीन प्रकृति का है, तो क्योंकि आपकी कोशिका झिल्ली वसा, फॉस्फोलिपिड जिसको हम बोलते हैं ना, वसा की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, तो ये जो बेटा आपके प्रोटीन हार्मोन होते हैं, प्रोटीन जल में घुलनशील है। जो फॉस्फोलिपिड है वो जल में घुलनशील नहीं है, क्योंकि उसमें अंदर जो पूंछ है वो जल विरागी है, उसको जल से नफरत है, जल से डर लगता है। तो
तो ये बेटा आपके प्रोटीन हार्मोन इस कोशिका झिल्ली को, जो कि फॉस्फोलिपिड की बनी है, इनको पार नहीं कर पाते। इसलिए जितने भी प्रोटीन हार्मोन हैं, जितने भी आपके अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन्स हैं, इन सभी के ग्राही बेटा कोशिका झिल्ली पर पाए जाएंगे। और क्योंकि बेटा इनके ग्राही कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं, तो हार्मोन ग्राही सम्मिश्र कोशिका झिल्ली पर बनता है। और इसके बाद ये हार्मोन क्या मैसेज लेकर के आया है, वो बेटा अंदर तक जाता है एक द्वितीयक संदेशवाहक के द्वारा। प्राथमिक संदेशवाहक या पहला दूत तो आपका हार्मोन ही हो गया। दूसरा संदेशवाहक बेटा कहाँ जरूरी होता है या कहाँ पर इनकी जरूरत पड़ती है, तो प्रोटीन हार्मोन के कार्य करने में द्वितीयक संदेशवाहक की जरूरत पड़ती है, जो कि इस मैसेज को जो हार्मोन लेकर के आए कोशिका झिल्ली तक, वहां से बेटा अंदर केंद्रक या आपके आनुवांशिक पदार्थ तक लेकर जाता है। अब ये द्वितीयक संदेशवाहक आपके कैल्शियम आयन हो सकते हैं, ठीक है, IP3 प्रोटीन हो सकती है, ये आपके कुछ द्वितीयक संदेशवाहक हैं। साइक्लिक AMP हो सकते हैं, ये सब आपके द्वितीयक संदेशवाहक हैं। दूसरे जो आपके वसा व्युत्पन्न हार्मोन होते हैं बेटा, ये वसा व्युत्पन्न हार्मोन क्योंकि वसा के बने हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, कोशिका झिल्ली भी आपकी वसा फॉस्फोलिपिड की बनी है, तो बेटा वसा व्युत्पन्न हार्मोन सीधा कोशिका झिल्ली को पार करके उनके ग्राही, जो कि कोशिका द्रव्य या केंद्रक के अंदर उपस्थित हैं, वहां जाकर के जुड़ते हैं और सीधा अपना कार्य करवाते हैं। तो वसा व्युत्पन्न हार्मोन को किसी भी प्रकार के द्वितीयक संदेशवाहक की जरूरत नहीं पड़ती। द्वितीयक संदेशवाहक की जरूरत केवल और केवल प्रोटीन हार्मोन और प्रोटीन व्युत्पन्न हार्मोन या अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन को ही पड़ती है। वसा व्युत्पन्न हार्मोन सीधा अंदर जाते हैं इनके ग्राही कोशिका के अंदर, या तो कोशिका द्रव्य में या केंद्रक में पाए जाते हैं। इसी तरीके से आपके आयोडीन व्युत्पन्न हार्मोन भी बेटा इनके ग्राही भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। डन। अब बढ़ते हैं बेटा हमारे शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं, जिसमें सबसे ऊपर हो गया आपका हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पे हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, तीसरे नंबर पे आती है आपकी पीनियल ग्रंथि, चौथे नंबर पे आती है आपकी थाइमस ग्रंथि, पांचवी हो गई आपकी थायराइड ग्रंथि, छठी हो गई आपकी पैराथायराइड ग्रंथि, सातवीं हो गई बेटा आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, आठवीं होती है आपकी अग्नाशय, नौवीं होते हैं आपके जनद, जिनमें नर में हो गया आपका वृषण और मादा में हो गया अंडाशय, और 10वें में बेटा हम अन्य अंग जो कि कोई ना कोई हार्मोन निकालते हैं, जैसे आपके हृदय की भित्ति से निकलता है ANF, आपकी किडनी से निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, और आपकी जठर जो आपकी आहार नाल है, ठीक है, यहाँ से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस जैसा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी देखा था कि ये आपके तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच में संयोजक कड़ी है। हाइपोथैलेमस के अंदर कई सारे ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं, केंद्रक होते हैं, गुच्छिकाएं होती है, आपके कोशिका काय की मिलकर के गुच्छिकाएं बनाती हैं, जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि बेटा कई तरीके के हार्मोन बनाते हैं, कई सारे हार्मोन बनाते हैं, जो कि मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। एक जो कि रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, दूसरे जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि पर जाकर के वहां से हार्मोन्स का मोचन करवाएंगे, तो इनको हम मोचक हार्मोन बोलते हैं। दूसरे आपके इनहिबिटिंग या संदमक हार्मोन्स जो कि अग्रपीयूष ग्रंथि पर जाकर के वहां से निकल रहे हार्मोन्स के स्रावन को रोकेंगे। तो दो तरीके के हार्मोन्स बेटा आपके हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, मोचक हार्मोन्स और संदमक हार्मोन्स। इसके अलावा भी आपके हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से कुछ दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपका वेसोप्रेसिन जिसको हम प्रतिमूत्रल हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH, दूसरा बेटा आपका ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन आपकी पश्च पीयूष ग्रंथि में जाकर के संग्रहित रहते हैं और जरूरत पड़ने पर बेटा ये यहाँ से निकलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है। तो एक हो गया आपके मोचक और संदमक हार्मोन्स जो कि आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से निकल के आपकी हाइपोथैलेमस से निकल के अग्रपीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं। दूसरे हो गए आपके ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन जो कि जाकर के संग्रहित होते हैं सीधा आपके पश्च पीयूष ग्रंथि में, और वहीं संग्रहित रहते हैं तब जब तक की जरूरत नहीं पड़ती है आपके शरीर के अलग अलग अंगों को इनकी, और जरूरत पड़ने पे ही आपकी पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। और यही कारण है बेटा हमने पश्च पीयूष ग्रंथि को वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि की कैटेगरी में नहीं रखा है, क्योंकि अपना खुद से ही कोई हार्मोन नहीं बनाते, ये केवल आपके हाइपोथैलेमस से आए हुए हार्मोन्स को संग्रहित करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका मोचन करते हैं या उनको स्रावित करते हैं, ठीक है, या उनको रिलीज करते हैं,
ठीक है। चलिए, अब आपके जो मोचक और संदमक हार्मोन्स हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है बेटा आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो आपका वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन संदमक हार्मोन हो गया। फिर आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन, आपका प्रोलैक्टिन संदमक हार्मोन हो गया। आपका गोनाडोट्रोपिन, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, आपका गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। इसके अलावा बेटा आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गए। इसके अलावा बेटा आपके MSH रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हो गए। ठीक है, ये कुछ हार्मोन होते हैं जो कि बेटा आपके हाइपोथैलेमस से आते हैं और आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं। साथ ही आपका एक आता है TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये बेटा आपके हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से निकल के अग्रपीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं। अब सबसे पहला हार्मोन जिसके कहने पर अग्रपीयूष ग्रंथि हार्मोन अपना निकालेगी वो हो गया बेटा आपका वृद्धि हार्मोन। जब आपके हाइपोथैलेमस से आएगा वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन, तो बेटा आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि अपना हार्मोन बनाएगी और उसको निकालेगी। उसको हम बोलते हैं बेटा वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर के सभी ऊतकों पर काम करती है, स्पेशली आपके जो संयोजी ऊतक हो गए, पेशी ऊतक हो गए, इन पर कार्य करती है और आपकी वृद्धि करवाती है। आपकी पेशियों की, आपकी अस्थियों की, उपास्थियों की, इन सब की बेटा ये वृद्धि कराती है, जिसकी वजह से आपकी हाइट वगैरह बढ़ती है। ठीक है, और जब आपका वृद्धि हार्मोन संदमक हार्मोन आता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो बेटा अग्रपीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन रुक जाता है और इस वृद्धि हार्मोन संदमक हार्मोन को हम सोमैटोस्टैटिन भी बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन मोचक हार्मोन को हम सोमैटोक्राइनिन भी बोलते हैं। ठीक है, और इस संदमक हार्मोन के आने पर यह वृद्धि हार्मोन का जो स्रावन है वो रुक जाता है। दूसरा आया आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा अग्रपीयूष ग्रंथि को बोलता है कि प्रोलैक्टिन बनाओ और उसको स्रावित करो। तो प्रोलैक्टिन बेटा जो निकलता है ये इसका प्रोलैक्टिन ये आपके स्तन ग्रंथियों पर काम करता है और वहां पर दुग्ध का निर्माण करवाता है। ठीक है, और यहाँ से अगला आता है आपका बेटा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये अग्रपीयूष ग्रंथि पर आकर के आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकालेगा बेटा उनको हम बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन्स। और इसके कहने पर आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि जब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन्स निकालती है तो ये आपकी अधिवृक्क ग्रंथि के वलकुट भाग पे जाकर के काम करती है और अधिवृक्क ग्रंथि के वलकुट भाग पे जब जाकर के काम करती है तो अधिवृक्क ग्रंथि के वलकुट भाग से आपके हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जिनको हम गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका हाइपोथैलेमस से अगला हार्मोन जिसका नाम है आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब आता है तो आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं, LH और FSH। ये LH और FSH बेटा नर और मादा दोनों में निकलते हैं। नर में LH जिसको हम ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जाकर के लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स को जो कि वृषण में उपस्थित होते हैं उनको उद्दीपित करता है और वहां से बेटा ये एंड्रोजेंस यानी कि नर जनद हार्मोन्स को निकलवाता है, टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन। वहीं बेटा जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वृषण में सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है और ये वृषण के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की क्रिया को शुरू करवाता है। वहीं मादा में बेटा जो आपके एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन जो आता है आपके अग्रपीयूष ग्रंथि से, उसके कहने पर बेटा यहाँ पर भी LH और FSH निकलते हैं। यहाँ पर जो LH होता है मादा में वो अंडाशय के अंदर जो आपका परिपक्वन हुआ है ग्राफियन पुटिका का, उस ग्राफियन पुटिका को फोड़ते हैं जिससे आपका द्वितीयक अंडक निकलता है, जिसको हम द्वितीयक अंडक जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, मतलब अंडोत्सर्ग करवाता है। साथ ही साथ बेटा ये कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करवाता है और उसको मेंटेन करता है। वहीं जो आपका FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मादा में बेटा अंडाशय में क्या करता है, वहां पर नए नए फॉलिकल्स को उद्दीपित करता है, नए नए फॉलिकल का निर्माण करवाता है। प्राथमिक से द्वितीयक से तृतीयक से फिर आपका ग्राफियन पुटिका का निर्माण करवाता है। ठीक है, ये हो गया बेटा आपके एंड्रोजेंस या आपके गोनाडोकॉर्टिकोट्रोपिन्स। ठीक है, फिर आता है आपका MSH रिलीजिंग हार्मोन यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये आकर आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से पर काम करता है और अग्रपीयूष ग्रंथि से बेटा निकलता है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपकी मिलानिन बनाने वाली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है और ये बेटा मिलानिन का निर्माण करवाते हैं। इसी तरीके से इसका संदमक हार्मोन आता है जो कि इसके स्रावन को रोक देता है। तो ये सारे आपके हार्मोन्स, इसी में हमने पीयूष ग्रंथि को भी कवर कर लिया। अब यहाँ पर बेटा एक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है,
ग्रोथ हार्मोन के अत्यधिक और कम स्राव से होने वाले रोग। जब ग्रोथ हार्मोन का अत्यधिक स्रावन होता है किशोरावस्था से पहले, उसके चलते बेटा जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं अतिकायकता यानी कि जाइजेंटिज्म, जिसमें आपकी अस्थियां बहुत लंबी हो जाती हैं और आप बहुत ही बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वहीं बेटा अगर वृद्धि हार्मोन का कम स्रावन हुआ है किशोरावस्था से पहले, तो उसकी बेटा चलते जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं बौनापन, है ना। बच्चे की अस्थियां वगैरह छोटी रह जाएंगी, पेशियां नहीं, तो वो छोटा रह जाएगा, हाइट उसकी काफ़ी कम रहेगी, इसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म या बौनापन। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका ग्रोथ हार्मोन और पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि से संबंधित रोग। आगे बढ़ते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि से बेटा हमने क्या बोला, ये वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, और इससे बेटा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो वास्तव में हाइपोथैलेमस से बनकर के आए हैं, यहाँ पर केवल संग्रहित हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, जिसमें ऑक्सीटोसिन को बेटा हम जन्म हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये बच्चे का जन्म करवाता है। साथ ही साथ कैसे जन्म करवाता है, ये आपकी यूट्राइन जो पेशियां हैं, जो आपकी गर्भाशयी पेशियां, उनको उनमें संकुचन कराता है, जिससे कि बच्चे को बाहर धक्का मिलता है। साथ ही साथ बेटा इसको हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि दुग्ध का स्रावन या दुग्ध का स्रावन करवाता है। तो ये स्तन ग्रंथियों पे काम करके डिलीवरी के बाद जो मिल्क निकलता है उसके लिए बेटा ये जिम्मेदार होता है। दूसरा बेटा यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वेसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन या प्रतिमूत्रल हार्मोन कहते हैं, ये आपके किडनी के नेफ्रॉन जो है कृत्काणु, इनके दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी पार्ट पर कार्य करते हैं और वहां से जल का पुनः अवशोषण करवाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन मूत्र के थ्रू जल कम जाएगा, और इसीलिए बेटा हम इसको प्रतिमूत्रल बोलते हैं क्योंकि ये मूत्र को कम करता है। डन, यहां पर खत्म होता है आपका पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं बेटा, पीयूष ग्रंथि के बाद हम हाइपोथैलेमस हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गया, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे आपकी पीनियल ग्रंथि की तरफ। पीनियल ग्रंथि से बेटा आपका जो हार्मोन निकलता है वो हो गया आपका मेलेटोनिन। मेलेटोनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके शरीर की जो डायर्नल रिदम है, आपकी जो दिन भर की प्रक्रिया है, 24 घंटे की जो आपका चक्र है, दिन रात जो है सोना जगना, उसको ये बेटा मेंटेन करती है। साथ ही साथ इसके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं आपके शरीर के ताप नियमन में। साथ ही साथ बेटा ये पिगमेंटेशन, जो वर्णक बनता है, जो पिगमेंट्स बनते हैं आपके शरीर में, उसके लिए जिम्मेदार है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जिम्मेदार है। ये आपकी डिफेंस एबिलिटी जो होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, उसके लिए जिम्मेदार है। ये सब बेटा इसके एडिशनल काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। पीनियल ग्लैंड के बाद हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि आपके हृदय के जो एओर्टा है, उस एओर्टा के बेटा पृष्ठ भाग में स्थित होती है, और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो होता है थाइमोसिन। इसी थाइमस ग्रंथि में बेटा आपके टी लसिकाणुओं का परिपक्वन होता है, और यही बेटा जो थाइमस ग्रंथि होती है, आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था के बाद इसका आकार धीरे धीरे कम होते होते ये बहुत छोटी हो जाती है। और ये थाइमस ग्रंथि बेटा यहाँ पर बनने वाले, जो यहाँ पर परिपक्व होने वाले जो आपके टी लसिकाणु हैं, ये आपको कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। यही प्रतिरक्षा बेटा आपके शरीर में जो बाहर से अंग प्रत्यारोपण हुए हैं उनको रिजेक्ट करने के लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा आपकी थायराइड ग्रंथि की तरफ। तो थायराइड ग्रंथि जो आपकी होती है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तितली के आकार की होती है, और इसमें दो मतलब तितली के आकार की है, जिसमें दोनों जो इसके पंख जैसे जो संरचनाएं हैं वो आपस में इस्थमस से जुड़ी होती है, जिसमें इस्थमस ग्रंथिल नहीं है, इस्थमस में कुछ भी स्रावित नहीं होता है। वहीं बेटा इसकी दोनों पालिकाओं में जो इसकी दोनों पालियां होती हैं, उन पालियों में बेटा छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं, जिनको हम थायराइड पुटिका बोलते हैं, थायराइड फॉलिकल। और इसके अलावा बेटा इन पुटिकाओं के अलावा कुछ सी आकार की पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं जहां से भी हार्मोन निकलता है। तो इसके थायराइड फॉलिकल से बेटा जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। वैसे T3 और T4 निकलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। वहीं बेटा आपके पैराफॉलिकुलर सेल से जो हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। अब जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है, जो आपका T3 हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं? तो बेटा ये आपके शरीर के बेसिक जो मेटाबॉलिक रेट होता है, आपकी जो उपापचयन दर है आपके शरीर की, उसको मेंटेन करता है। आरबीसी के निर्माण को बेटा ये स्टिमुलेट करता है। ये आपके बहुत सारी, ये आपके मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब एक तरीके से ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा के उपापचयन में ये भूमिका निभाता है। साथ ही मेंढक में बेटा ये जो लार्वा होते हैं, उस लार्वा का, टेडपोल लार्वा, उसका कायांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर आप टेडपोल लार्वा जो है मेंढक का, उसकी आप थायराइड ग्रंथि निकाल दो तो पूरी जिंदगी लार्वा ही बना रहेगा, वो कभी भी वयस्क नहीं बन पाएगा। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो ये हो गया आपकी थायराइड ग्रंथि का कार्य। इसके बाद आपके यहीं पर जो पैराफॉलिकुलर सेल से निकलने वाला TCT यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन है बेटा, ये थायरोकैल्सिटोनिन आपके शरीर में कैल्शियम
के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे जिम्मेदार होता है? तो ये आपके रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है। अगली ग्रंथि आपकी, अच्छा इससे संबंधित कुछ रोग भी हैं। तो अत्यधिक अगर स्रावन होता है थायरोक्सिन का या थायराइड ग्रंथि का, तो उससे होने वाला अत्यधिक स्रावन से होने वाले रोग को बेटा हम बोलते हैं एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर, या इसको बेटा हम ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल मतलब आंखें, ठीक है। तो आंखें ऐसे बाहर की तरफ आ जाती हैं, मतलब ऐसे फूल जाती है पीछे, मतलब ऐसी फूली हुई आंखें, मेंढक जैसी आंखें हो जाती हैं, ठीक है, एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर। इसमें आपका मेटाबॉलिक रेट, आपकी उपापचयन दर बढ़ जाती है, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है, कमजोरी आ जाती है, ये सब बेटा चक्कर आने, ये सब इसके सिम्टम है। अगर इसका कम स्रावन होगा थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन का, तो बेटा कम स्रावन से मिक्सिडिमा या क्रेटिन, मिक्सिडिमा होता है वयस्क में, बच्चों में या गर्भावस्था के दौरान अगर माँ में थायराइड ग्रंथि का स्रावन कम होता है, उस कंडीशन में भी बच्चे को बेटा क्रेटिनिज्म होता है, ठीक है। और सामान्य कमी से बेटा गॉइटर होता है, जिसको हम घेंगा बोल देते हैं। तो ये कुछ रोग हो गए इससे संबंधित। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला बेटा पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम कोलेप्स हार्मोन बोलते हैं, इसका काम होता है आपके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, जिसमें बेटा ये आपके रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है। अब रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए ये अस्थि से कैल्शियम ले आता है, तो अस्थियां वीक हो जाती हैं। रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए आपकी आहार नाल, आपकी छोटी आंत से कैल्शियम का बहुत ज्यादा अवशोषण कराता है, और रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए आपकी वृक्काणु के नलिकी भाग से भी कैल्शियम का पुनः अवशोषण बहुत ज्यादा मात्रा में कराता है, ठीक है। तो ये रक्त में कैल्शियम बढ़ाने का काम करता है पैराथ हार्मोन। वहीं आपका थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्रंथि से निकल रहा है, वो रक्त में कैल्शियम को कम करने का कार्य करता है। डन। चलिए अगला बेटा हो गया आपका अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि बेटा जो होती है, इसके हम दो भाग देखते हैं, क्योंकि ये आपके किडनी के ऊपर होती है, इसलिए हम इसको सुप्रारीनल ग्रंथि बोलते हैं ना, अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर। इसके दो भाग होते हैं, बाहर वाला वल्कुट भाग, अंदर का छोटा सा मध्यांश भाग। मध्यांश भाग से बेटा जो हार्मोन्स निकलते हैं, ये होते हैं आपके एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, जिनको हम एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं, मिलाकर के इनको हम कैटेकोलामीन्स बोल देते हैं। ये कैटेकोलामीन्स बेटा आपातकालीन अवस्था में निकलते हैं, इसीलिए हम अधिवृक्क ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी बोल देते हैं, और एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। अब ये जो बेटा आपके हार्मोन है, ये क्या करते हैं, आपातकालीन अवस्था में आपके साथ क्या होता है, हृदय दर बढ़ जाना, श्वसन दर बढ़ जाना, साथ ही साथ बेटा आपका ग्लूकोज का टूटना, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, रक्त में ग्लूकोज बढ़ना, प्रोटीन का टूटना, वसा का टूटना, ये सब बेटा करवाता है आपका ये एड्रेनलिन, या आपके एड्रेनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन। वहीं आपके अधिवृक्क ग्रंथि के वल्कुटीय भाग से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो इसके बेटा 3 जोन होते हैं, वल्कुट में 3 परतें होती हैं, बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच में जोना फैसिकुलेटा, सबसे अंदर जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो सबसे बाहर है, वहां से निकलने वाले हार्मोन्स को हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये सारे के सारे आपके वसा व्युत्पन्न हैं। जोना फैसिकुलेटा से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, उनको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, और जोना रेटिकुलरिस से निकलने वाले हार्मोन को हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्या इनके कार्य होते हैं, तो आपका जो ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके ग्लूकोज या शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होगा, रक्त में शुगर बढ़ाएगा, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ेगा, आपके वसा को तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, नया ग्लूकोज बनाएगा। साथ ही साथ जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं बेटा, इनमें मुख्य जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो आपका कॉर्टिसोल, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या है, ये आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करते हैं, जल जो अपघट्य होते हैं ना, मतलब जिनको हम आयंस बोलते हैं, सोडियम आयन वगैरह, इनका ये बैलेंस करते हैं। मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड है आपका एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन का कार्य आपको पता है, आपके वृक्काणु के डीसीटी भाग से सोडियम आयन का पुनः अवशोषण कराते हैं, पीछे पीछे पानी आता है, ठीक है। तीसरे हो गए आपके सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या जनन कॉर्टिकॉइड्स। ये बेटा आपके शरीर में जो द्वितीयक जननांग होते हैं उनका विकास करवाते हैं, ठीक है, जो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट कराते हैं। साथ ही साथ बेटा आपके नर और मादा की जो आवाज़ का अंतर होता है, ठीक है, आपके शरीर पे हेयर्स, रोमों का आना, आपके मुंह पे दाढ़ी मूछी, ये सब बेटा इसी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला हार्मोन, अगली ग्रंथि है अग्नाशय, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। अग्नाशय बेटा एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, जिसका 98% भाग लगभग
बहिस्रावी है, एक्सोक्राइन, ठीक है, उसको हमें नहीं पढ़ना है। इसका मात्र 1 से 2% भाग अंतःस्रावी होता है, जो कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं जिसमें पाई जाती हैं, और ये लगभग 1 से 2 मिलियन ऐसी, मतलब 10 से 20 लाख ऐसी कोशिकाएं हैं जो मात्र अग्नाशय का 1 से 2% भाग बनाती हैं। यहाँ से बेटा आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप में बेटा 2 तरीके की मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन को हम ग्लूकेगॉन, और बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं। ग्लूकेगॉन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, वहीं इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। इसीलिए हम ग्लूकेगॉन को हाइपरग्लाइसीमिक और इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन नहीं आएगा तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहेगा, तो उसकी कमी से बेटा अगर लंबे समय तक इंसुलिन की कमी रहती है, रक्त का ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, उस समय पे होने वाली बीमारी को बेटा हम मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, जिसमें रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ये ग्लूकोज बेटा मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लग जाता है, जिसको हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। साथ ही साथ कीटोन बॉडीज आपके शरीर में बनने लग जाते हैं, वो भी यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं, जिसको हम कीटोनूरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर खत्म होता है आपका अग्नाशय। अगला है बेटा जनद, टेस्टिस और ओवरीज, वृषण और अंडाशय। तो वृषण नर और अंडाशय मादा में प्राथमिक जननांग है। वृषण से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं आपको पता है, इसमें लेडिक कोशिकाएं होती हैं जो कि एंड्रोजन्स का स्रावन करती हैं। प्रमुख एंड्रोजन आपका टेस्टोस्टेरोन है, और ये टेस्टोस्टेरोन आपके जो भी द्वितीयक जननांग होते हैं नर में, जो नलिकाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इन सब का विकास करती हैं, ठीक है, इनका परिपक्वन करवाती हैं। साथ ही साथ जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनके लिए जिम्मेदार होती हैं। नर के अंदर बेटा ये एनाबॉलिक कार्य करती है, मतलब उसमें प्रोटीन का बनाना है ना, प्रोटीन को संश्लेषित करवाने का ये कार्य करती हैं, ठीक है। मादा के केस में अगर हम बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय से 2 तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन बेटा ग्राफियन पुटिका में जो ग्रैनुलोसा कोशिकाएं होती हैं वहां से निकलता है, और ये ईस्ट्रोजन बेटा क्या करता है, आपका LH निकलवाता है आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से, और LH आकर के बेटा इस ग्राफियन पुटिका को तोड़ करके, उसको फोड़ करके अंडोत्सर्ग करवाता है। साथ ही साथ बेटा ये एस्ट्रोजन आपके मादा में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके लिए भी जिम्मेदार होता है। वहीं बेटा जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो ये बची कुची ग्राफियन पुटिका कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन मुख्य हार्मोन निकलता है, ईस्ट्रोजन भी निकलता है, मुख्य निकलता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन बेटा गर्भावस्था जो एंडोमेट्रियम है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है क्योंकि ये गर्भावस्था को बनाए रखता है। साथ ही साथ बेटा इस कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है आपका, मतलब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन बेटा गर्भावस्था के समय जो कूपिकाएं हैं स्तन ग्रंथियों में उनका निर्माण भी करवाती हैं, उनके अंदर दुग्ध का निर्माण भी करवाती हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट है अन्य अंग जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह थोड़ा बहुत कार्य करते हैं, जैसे कि हृदय। तो हृदय की आलिंदी भित्ति से बेटा जो हार्मोन निकलता है उसको हम ANF बोलते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये आपको पता ही है वाहिनी फैलावक है, जो कि आपके वाहिनी को फैलाव कर देगा, जिसकी वजह से रक्तदाब नॉर्मल होता है, ठीक है। रास मैकेनिज्म याद करिए, हमने उत्सर्जन में पढ़ा था, जब बहुत ज़्यादा रक्तदाब बढ़ता है तो ये वाहिनी फैलावक करके उसको नॉर्मल करता है। दूसरा बेटा आपकी किडनी में जो JG सेल्स थे, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, यहाँ से बेटा आपके इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन निकलता है, इरिथ्रोपोइटिन जो कि RBC का निर्माण कराता है, ठीक है। तीसरा हो गया बेटा आपका आहार नाल में कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, तो कई सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन मुख्यतः आपके आमाशय में निकलने वाला गैस्ट्रिन आपकी आमाशय गतिविधि को बढ़ाता है, वहाँ पर जठर रस का स्रावन करवाता है, ठीक है। आपका सीक्रेटिन जो कि गैस्ट्रिन का विपरीत कार्य करता है, ये आमाशय के अंदर होने वाली गतिविधि को कम करता है, गैस्ट्रिन के स्राव को कम करता है। अगला हो गया बेटा आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम एंटेरोगैस्ट्रॉन भी बोलते हैं। सीक्रेटिन बेटा आपके अग्नाशय से स्रावन करवाता है बाइकार्बोनेट और जल का, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपका GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम बोलते हैं एंटेरोगैस्ट्रॉन, ये गैस्ट्रिन के स्रावन को कम करता है। फिर आता है बेटा आपका डुओक्राइनिन जो कि डिओडिनम से हार्मोन निकलवाता है गृहिणी से, ठीक है। विलिकाइनिन जो कि विलायक में अवशोषण ज़्यादा करवाता है, ठीक है। ऐसे ये सारे हार्मोन्स हैं, आपकी NCERT में लिमिटेड है, ठीक है। सीक्रेटिन जो कि अग्नाशय से बाइकार्बोनेट का स्रावन करवाता है, आपका कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन जो कि गॉल ब्लैडर से और आपके लिवर यकृत से हार्मोन निकलवाता है, ठीक है। यकृत से बाइल जूस निकलवाता है, लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलवाता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि जो आपका कॉर्टिसोल है जो कि आपके
अधिवृक्क वल्कुट के ग्लोमेरुलोसा से निकल रहा है, जो कि एक तरीके का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ये बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट है, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को दबा देता है। ये आरबीसी का निर्माण भी करवाता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शोथ क्रियाओं को रोकने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये था क्विक रिवीजन पूरे चैप्टर रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण का। आई होप बेस्ट रहा है यार, पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुछ छूटा हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है, जैसा कि तुम करते हो। अब मज़ा आया तो भी कमेंट में बता देना। बढ़िया, अपना ध्यान रखिएगा। अगले पॉडकास्ट में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मानव कार्यकी के अलावा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।